नमस्कार। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि आज मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इन चारों को एक साथ करवाने वाला हूँ। तो एक साथ करवाने से वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि पूरा देखें, और जब पूरा देखेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने पूरा देख लिया तो कहीं आपको धोखा नहीं होगा। आपको बाद में यूँ लगेगा कि मैं ना देखता तो धोखा होता। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, वो वाली बातें लेकर आऊँगा। विस्तार नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि विस्तार देने से तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये 3-4 घंटे का टॉपिक है अलग अलग, लेकिन मैं कुछ ही समय में करवाने वाला हूँ। तो शॉर्ट एंड स्वीट ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उस शॉर्ट एंड स्वीट में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कंपटीशन लेवल तक के प्रश्न भी मैं इसमें समाहित करूँगा। दूसरा, छोटे जो बच्चे हैं वो भी आराम से समझ जाएंगे। चारों को आज एक साथ सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा नाम को कहते हैं। अब नाम हर चीज़ का है। बिना नाम की कोई चीज़ धरती पर है ही नहीं। हमें किसी चीज़ का नाम नहीं पता, ये हमारी कुछ कमजोरियां हो सकती है, कुछ अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन नाम अवश्य है। बिना नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब इन नामों को, सारी चीज़ों के नामों को 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं वो देखिए आप। यहाँ देखिए, राम, रामायण, गंगा, हिमालय, जयपुर, ये नाम है। किसी चीज़ के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है, किसी वस्तु के नाम है, किसी स्थान के नाम है। नाम है ये। अब नीचे वाले भी नाम है। लड़का, पुस्तक, नदी, पर्वत, शहर, ये भी नाम है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ऊपर वाले जो नाम हैं उनमें और नीचे वाले नामों में एक अंतर सा है, वो पहचानें। दूसरे शब्दों में बात करूं तो इन नामों में आपस में एक समानता है और नीचे वालों में आपस में एक समानता है, या यूं कहें ऊपर वाले और नीचे वालों में एक अंतर है। तो वो अंतर क्या है वो देखें। राम एक लड़के का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, जयपुर एक स्थान का नाम है। तो एक विशेष का बोध कराते हैं ये, पर्सनली, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं सारी की सारी। पहला भेद बन गया इसका, व्यक्तिवाचक नाम। ठीक है। अब ये लड़का समूह का बोध करवाता है, पुस्तक जाति का बोध करवाती है, नदी एक समूह का, एक वर्ग का बोध करवाती है, पर्वत एक जाति का, एक वर्ग का, एक समूह का बोध कराते हैं, शहर एक वर्ग का, एक समूह का बोध कराते हैं। तो ये व्यक्तिगत नाम नहीं है, पर्सनली नाम नहीं है, एक विशेष के नाम नहीं है। इनको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा या जातिवाचक नाम। तो ये 2 भेद हो गए। तो देखो, कुछ नाम होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के या एक जगह के या किसी एक वस्तु के पर्सनली नाम होते हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत नाम होते हैं। जैसे रमेश, मैं कहूँ रमेश बाहर जाओ तो रमेश ही उठकर जाएगा, बाकी बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो उसका पर्सनली नाम है, व्यक्तिगत नाम है, वो चला जाएगा। अब दूसरे नाम पर गौर करें। लड़का, ये भी नाम है, लेकिन ये व्यक्तिगत नाम नहीं है। अब मैं कहूँ क्लास में इधर लड़कियाँ बैठी है, इधर लड़के, मैं कहूँ लड़कों बाहर आ जाओ, लड़के बाहर चलो, तो सारे लड़के जाएंगे, लड़कियाँ नहीं जाएंगी। लड़कियाँ नहीं जाएंगी क्योंकि उनको नहीं कहा, तो उनको कहा है, मतलब उनका नाम लड़का है, तभी तो वो उठ कर चले गए। उनको पता लग गया कि हमें कहा है, उनको पता है कि हम लड़के हैं, तो लड़का उनका नाम तो है ना। ये अलग बात है कि किसी का पर्सनली इंडिविजुअल नाम नहीं है, कि लड़का सिंह पूनिया, लड़का कुमार शर्मा, लड़का कुमार वर्मा, ऐसा पर्सनली नाम नहीं होता लड़का। हाँ, रमेश, सुरेश, पंकज, धीरज, ये नाम हो सकते हैं। तो लड़का भी नाम है, लेकिन ये एक का नहीं है, समूह का बोध कराते हैं। पुस्तक, अब यहाँ देखें, रामायण, गीता हमें ज्ञान देती है, तो गीता एक पुस्तक आ गई ना। मैं सीधे ही बोलूँ, पुस्तकें ज्ञान का भंडार है, तो कौन सी पुस्तक, सारी आ गई ना। तो सबका बोध करवाते हैं ना, वो जातिवाचक होते हैं। अब यहाँ देखो, नदी, अगर मैं कहूँ नदियों का जल पौष्टिक होता है, तो कौन सी नदी, सारी आ गई ना, गंगा, जमुना।
पूरी ग्रुप आ गया। और मैं कहूँ गंगा का जल पवित्र है तो पर्सनली, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, एक गंगा का ही नाम होता है ना, तो वो व्यक्तिवाचक होता है। समझ गए आप। ऐसे ही अगर मैं कहूँ शहरों में भीड़ भाड़ बहुत होती है तो सारे शहर आगे, कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास। अगर मैं कहूँ जयपुर में भीड़ बहुत है तो जयपुर पर्सनली नाम आ गया ना। अब आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे। ये व्यक्ति विशेष का, भले वो एक व्यक्ति है, भले एक चीज़ है, भले एक स्थान है एक है। और ये भले ही वो वस्तु है, व्यक्ति है, जगह है, स्थान है, कुछ भी है, लेकिन ये है ग्रुप में, समूह में। तो इस तरह के दो नामों में बांट सकते हैं हमें। कुछ वे नाम होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं, कुछ होते हैं समूह का बोध करवाने वाले। तो ये संज्ञा दो प्रकार की बन गई। अब संज्ञा का तीसरा भेद और याद कर लीजिए, वो है भाववाचक। भाववाचक में क्या है, एक तो भाव ही आ जाते हैं, एक इसमें दशा आ जाती है और एक इसमें गुण आ जाते हैं। सुख, दुख, दया, इस तरह के सारे जो भाव हैं वो आ गए। मिठा, दशा, जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सारे दशा के नाम हैं। गुण, मिठास, ईमानदारी, अच्छाई, ये गुणों के नाम हैं। तो ये सारे के सारे नाम वो हैं जो भाववाचक में आते हैं। अब व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक तीनों को अलग अलग कैसे छांटे, छोटा सा फार्मूला है। अगर वो किसी चीज़ का नाम है और व्यक्तिगत नाम है, पर्सनली, एक विशेष का, तब तो व्यक्तिवाचक में ले लीजिए उसको। और समूह का, जाति का बोध करवाएंगे तो उसको जातिवाचक में ले लीजिए। अब रहेगी बात भाववाचक। तो भाववाचक को समझने से पहले दोबारा इन पर गौर करता हूँ। ये व्यक्तिवाचक नाम और जातिवाचक नाम, ये दोनों काउंटेबल होते हैं। इनको गिन सकते हैं, इनको देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये भाववाचक जो नाम है, इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, इनको गिन नहीं सकते, इनको केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक होते हैं। समझ में आ गई बात। भाववाचक नामों की सीधी सी निशानी है कि वो हकीकत में नहीं होते। अब मैंने बताया था ना, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, तो मतलब महसूस करने वाली बातें हैं। तो इसका मतलब वो हकीकत में नहीं होते। जैसे सुख, ये हकीकत में होता है क्या, देख सकते हो, इसका रंग बता सकते हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई बता सकते हो सुख की। सुख को गिन सकते हो नहीं, तो ये भाववाचक में है। सुख हकीकत में नहीं होता। हकीकत में अगर होता है तो मुझे कल 100 ग्राम सुख ला कर देना, ले आओगे 100 ग्राम? चलो मत लाना, रंग बता देना, कैसा रंग होता है उसका। तो कहने का मतलब ये है कि सुख वास्तव में होता नहीं है, तो इनको महसूस किया जाता है। भाव, दशा और गुण। अब बुढ़ापा, तो बच्चे कहते बुढ़ापा तो देखते हैं ना, आप बूढ़े आदमी को देखते हो, उसकी जो दशा है ना, उसको बुढ़ापा कहते हैं। आपको बुढ़ापा नहीं दिखेगा, व्यक्ति का शरीर जर्जर होया हुआ वो दिखेगा, बुढ़ापा नहीं दिखेगा। समझ में आई बात है। अब मैं आपके लिए 5-7 शब्द लिखता हूँ, आप उनमें छांटने की कोशिश करना, व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है और भाववाचक कौन सा है। ठीक है, आपको इन तीनों में से बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सूरज क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक। पेड़ जातिवाचक, पर्सनली तो किसी का नाम नहीं है। आपके खेत में वो भी पेड़ है, यहाँ सड़क किनारे वो भी पेड़ है, मेरे खेत में वो भी पेड़ है, व्यक्तिगत नाम थोड़ी है। तो पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गाय जातिवाचक, आपके घर बंधी हुई है वो भी गाय, मेरे घर है वो भी गाय, गली में घूम रही है वो भी गाय, है ना। अब यहाँ अगर यूँ होता ना, कामधेनु गाय, कामधेनु, तो ये इसका व्यक्तिगत नाम आ गया, पर्सनली नाम आ गया, इंडिविजुअल नाम आ गया, तो फिर ये व्यक्तिवाचक बन जाता। लेकिन गाय है तो जातिवाचक है। राजस्थान पत्रिका व्यक्तिवाचक नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ एक बच्चा बोला, सर आप कहते थे ना कि व्यक्तिवाचक तो एक विशेष होता है, राजस्थान पत्रिका तो बहुत होती है। तो मैंने उसे समझाया कि रमेश क्या है, तो बोला रमेश तो व्यक्तिवाचक है। तो मैं क्यों, रमेश ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 तो हमारी गली में ही है और 3 तेरी क्लास में है। तो बात यह है कि हमें संख्या नहीं देखनी कम है या ज़्यादा है, संख्या से मतलब नहीं है, हमें वो नाम देखना है किस कैटेगरी का है, किस श्रेणी में रखेंगे उसको।
पर्सनली नाम रखेंगे या समूह का बोध करवाने वाला नाम उस कैटेगरी में रखेंगे, ये देखना है। तो रमेश व्यक्तिवाचक नाम है। हाँ, लड़का कहें तो लड़का तो किसी को भी कह सकते हो। तो राजस्थान पत्रिका तो विशेष एक पत्रिका का नाम है, विशेष नाम है एक का ही, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो। संख्या नहीं गिननी, संख्या से मतलब नहीं है, नाम से मतलब है, नाम किस कैटेगरी का है। अगर मैं यूं कहूं कि राजस्थान पत्रिका में समाचार अच्छे आते हैं तब राजस्थान पत्रिका के नाम आएगा ना, भास्कर, सीमा संदेश, उनका तो नाम नहीं आएगा ना। अब मैं कहूँ पत्र पत्रिकाएं पढ़ते रहना चाहिए, जीके बढ़ता है, तो पत्र पत्रिका में तो सारे ही आ गए ना। तो पत्र पत्रिका ये आ गया समूह जातिवाचक, और राजस्थान पत्रिका ये आ गया व्यक्तिवाचक। समझ गए? तो ये व्यक्तिवाचक है। चाकू जातिवाचक है क्योंकि स्पेशल किसी का नाम नहीं है। हवा, यहाँ कई बार बच्चे मात खा जाते हैं, हवा को बोलते हैं भाववाचक। तो कारण पूछूं तो बताते हैं, अभी आपने कहा था ना कि जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो भाववाचक होती है, तो हवा भी देख नहीं सकते, भाववाचक है। तो देख नहीं सकते इसका मतलब वो है नहीं, तभी तो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, जैसे सुख दुख। लेकिन हवा तो होती है भाई, हकीकत में होती है। सुख तो हकीकत में नहीं होता। जैसे मैंने कहा था ना कि हकीकत में होता है, तो बताओ सुख किस रंग का है, मोटा है, पतला है, काला है, सफ़ेद है, बताओ, तो हकीकत में नहीं होता। लेकिन हवा तो हकीकत में होती है। अब बात है कि वो दिखती नहीं है, तो ये उसका एक अलग गुण है कि हवा रंगहीन और गंधहीन होती है, तो ये उसका गुण है। हमें उसके गुणों से मतलब नहीं है, हमें उसके नाम से मतलब है। तो हवा एक चीज़ है, एक तत्व है, और वो है, विद्यमान है। अब साइंस के स्टूडेंट तो समझ सकते हैं कि मेरी मुट्ठी में हवा बंद है, मैंने हवा को पकड़ लिया ना। सुख को तो नहीं पकड़ सकता मैं, हवा को तो मैंने पकड़ लिया, बंद है इसमें। और हवा तो मैं ला सकता हूँ, 1 किलो 2 किलो गुब्बारे में भर लाऊंगा। आप कहोगे 5 किलो नहीं, मुझे तो 3 किलो चाहिए, तो आलपिन लगा कर कुछ हवा निकाल दूंगा, लो कम हो गई। तो हवा होती तो है ना, तो होती है यथार्थ में, तो भाववाचक कैसे हो गई? तो ये जातिवाचक है, क्योंकि पर्सनली तो कोई नाम है नहीं, कोई एक विशेष तो है नहीं जिसका नाम हवा रख दें, है ना। तो ये तो समूह में होती है, इसलिए इसको जातिवाचक में ले लेंगे। अब आओ प्रेम, भाववाचक, ठीक है। मदनलाल व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर यहाँ मैं मदनलाल व्यक्तिगत नाम ना लूँ, पर्सनली नाम ना लूँ, मैं लिख दूँ आदमी, तो फिर ये हो जाएगा जातिवाचक। समझ गए? क्रोध ये भाववाचक है, ठीक है। चालाक, कई बच्चे यहाँ आकर मात खा जाते हैं क्योंकि वो उसी लय में बंदे होते हैं कि चालाक तो भाववाचक है, जबकि चालाक मैंने जानबूझ कर लिखा है यहाँ, ये ना व्यक्तिवाचक है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक है, ये संज्ञा है ही नहीं, ये विशेषण है। चालाक, चालाक कौवा, चालाक औरत, चालाक लोमड़ी, ये विशेषण है। अब यहाँ कई बार फंस जाती है बात है कि कुछ शब्द विशेषण होते हैं, हम उनको संज्ञा बोल देते हैं, या कुछ संज्ञा होते हैं, हम उनको विशेषण बोल देते हैं। तो उनको कैसे पहचाने? तो चलिए उनको पहचानना बताता हूँ। विशेषण बोलते हैं विशेषता दिखाने वाले शब्दों को। हालांकि मैं यहाँ विशेषण करवाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ यहाँ पर। विशेषण बोलते हैं विशेषता दिखाने वाले को, और विशेषता किसकी दिखाई जाएगी? किसी चीज़ की तो दिखाई जाएगी ना। शून्य कुछ है ही नहीं, तो उसकी क्या विशेषता? कोई है तभी तो उसकी विशेषता होगी, और कोई है, कोई चीज़ है तो चीज़ का नाम होगा, नाम होगा तो नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये संज्ञा आएगी साथ में। जैसे आप देखो मीठा, तो मीठा क्या? आम, ये संज्ञा है, क्योंकि मैंने कहा था संज्ञा किसको कहते हैं? चीज़ को, चीज़ का नाम होता है। तो यहाँ क्या है? ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो मीठा आम, कोई ना कोई चीज़ आएगी आगे मीठा, ठीक है, तो वो वहाँ पता चल जाएगा कि ये विशेषण है। आगे संज्ञा आई है, तो कुछ एक और शब्दों से अभ्यास करवाता हूँ। अब इन शब्दों को देखें, कौन सा संज्ञा है और कौन सा विशेषण है, ये तय करना है। तो चालाक है, अगर विशेषण है तो उसके साथ संज्ञा जरूर आएगी, ठीक है। कोई चीज़ की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। तो चालाक, आगे ये लगा के देख लो, कोई वस्तु आ रही है क्या, कोई चीज़ आ रही है क्या,
कुछ आ रहा है क्या, कोई संज्ञा पद आगे तो आराम से आ रहा है। चालाक लोमड़ी, चालाक औरत, चालाक बच्चा आ रहा है ना, तो ये विशेषण है, सीधी सी बात है। अब यहाँ अगर मैं कर दूँ चालाकी, अब नहीं आएगा। चालाकी लोमड़ी, चालाकी औरत, अब नहीं आएगा। तो अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद संज्ञा बन गया। तो आगे संज्ञा कहाँ से आएगी, खुद ही संज्ञा बन गया, ये भाववाचक संज्ञा है ये। अब इसके आगे थोड़ी आएगा कुछ, क्योंकि ये खुद ही संज्ञा है। अब ये देखो आज़ादी, ये नाम है, भाववाचक संज्ञा है ये। कैसे पता लगा, ये विशेषण क्यों नहीं है, क्योंकि विशेषण अगर है तो आगे कुछ ला कर दिखाओ। आज़ादी, कुछ नहीं आ रहा। आज़ाद, आज़ाद, अब आ जाएगा। आज़ाद देश, आज़ाद लोग, आ रहा है ना आगे। तो आज़ाद जो है वो विशेषण है और आज़ादी भाववाचक संज्ञा है। अब इसको देखो, अच्छा, आप तो ये लगा के देखो बस, आ रहा है क्या आगे। अच्छा आम, अच्छा लड़का, अच्छा निबंध, अच्छी कविता, आ रहा है ना आगे। अब यहाँ करो अच्छाई, अब आगे नहीं आएगा। अच्छाई आम, अच्छाई लड़का, नहीं आ रहा ना आगे। संज्ञा क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये खुद संज्ञा बन गई ना, खुद संज्ञा बन गई, भाववाचक संज्ञा है ये। अब इसको देखो, सुख संज्ञा है या विशेषण। अगर विशेषण है तो आगे संज्ञा आएगी। सुख, आगे कुछ आ रहा है क्या, कोई शब्द नहीं आ रहा। अब देखो सुखी, सुखी लोग, सुखी परिवार, अब आगे आ रहा है। तो ये सुखी क्या है, विशेषण है, और सुख क्या है, संज्ञा है। अब सुख के आगे कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि ये खुद संज्ञा बन गई। दुखी, इसके आगे आ रहा है। दुखी परिवार, दुखी लोग, है ना, दुखी औरत, दुखी आदमी। अब ये विशेषण बन चुका है, ठीक है। अब आए कि इस विशेषण की संज्ञा बना दो, तो ये हटा दो, संज्ञा बन जाएगा बस। ये भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा से विशेषण बन जाते हैं। जैसे अच्छा तो अच्छाई, मीठा आम तो मीठा से बन गया मिठाई। अब थोड़ी आएगा मिठाई आम, नहीं आएगा ना, मीठा आम आ जाएगा, समझ रहे हो क्या। मोटाई, अब इसके आगे कुछ नहीं आएगा संज्ञा, क्योंकि ये खुद ही संज्ञा है। कैसे पता लगा, मोटा देखो, मोटा ये विशेषण है, इसके आगे संज्ञा आएगी। मोटा आदमी, मोटी औरत, तो ये विशेषण है। अब मोटा से बन गया मोटाई, तो ये एक गुण का नाम हो गया। अब आओ जवान, ये क्या है बताओ, संज्ञा है या विशेषण, ये बताना है। आगे ये लगाओ बस, सीधा सा तरीका है। मैं मानता हूँ कि संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक प्रश्न दूंगा जिसको आपको हल करके बताना है। इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशनों में आते हैं। तो मैंने साधारण तरीके से संज्ञा बताई, अब कंपटीशन लेवल का प्रश्न डाल दिया। इसी प्रकार सर्वनाम का डालूंगा, विशेषण का डालूंगा और क्रिया के बारे में एक प्रश्न अंत में डालूंगा। तो देखते रहिए। तो ये रटी हुई परिभाषाओं से बाहर निकालना मेरा उद्देश्य है। आप बिना परिभाषा के समझ गए। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष के या एक वस्तु विशेष के या एक जगह विशेष के होते हैं, उनको तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। और जो समूह का, जाति का, वर्ग का बोध करवाता है उनको जातिवाचक कहते हैं। और जो मन के भाव, गुण, दशा, इनके नाम होते हैं जिनको देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक में आते हैं। बस अब परिभाषा बना लो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा बाद में बनाया करो समझकर। पहले ही परिभाषा लिखवा कर, दो उदाहरण लिखवा कर रटा देते हैं, बच्चे के आगे दिक्कत आती है। कंपटीशन में वो छांट नहीं सकता। चलिए अब सर्वनाम की बात करते हैं। मैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय ये चीज़ें बिना परिभाषा के समझाता हूँ। जैसे नादान दोस्त एक कहानी है, उसमें कोई पंक्ति आ गई। अब पढ़ाते समय बीच में ऐसी कोई पंक्ति आ गई तो मैं तो वहीं बच्चों को रोककर सर्वनाम समझा देता हूँ। केशव ने श्यामा से पानी की प्याली मंगवाई, वह लेकर आ गई। अब कौन लेकर आ गई तो बच्चे बोलेंगे श्यामा। तो मैं पूछूंगा कि वह किसके लिए आया है, तो कहेंगे श्यामा के लिए आया है। वह कौन है तो कहेंगे श्यामा है। तो श्यामा तो नाम है और नाम की जगह आ गया, वो है सर्वनाम। बस छोटी सी बात है, बच्चे बिना परिभाषा के याद कर लेंगे कि जो नाम की जगह आता है। फिर मैं उनको कहूँगा कि भूप सिंह पूनिया
आपको पढ़ा रहा है, तो ये क्या है? तो बच्चे कहेंगे आपका नाम है। फिर मैं कहूँगा, मैं इसकी जगह यूँ बोल दूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कोई गड़बड़ हो गई? क्या नहीं, भूप सिंह पढ़ा रहा है, वो आप ही हो। तो फिर मैं समझा दूंगा कि ये तो है नाम और ये है सर्वनाम। फिर मैं किसी बच्चे को कहूँगा, दिनेश खड़ा हो, दिनेश खड़े हो जाओ। अब मैं कहूँ तुम खड़े हो जाओ, तो यहाँ मैंने तुम लिख दिया, तो ये दिनेश की जगह ही आया ना, तो बच्चे आराम से समझेंगे कि ये सर्वनाम है, नाम की जगह आता है, और नाम को संज्ञा कहते हैं। अब परिभाषा बन गई, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नाम की जगह आ गया तो सर्वनाम, बस इतनी सी बात है सर्वनाम की। अब रह गई बात सर्वनाम के भेद याद करवाने की, तो देखिए कैसे याद कराता हूँ। ये 6 सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अब बच्चे सोचेंगे ये वो रटने पड़ेंगे क्या? नहीं रटने पड़ेंगे, बिना रटे ही चुटकी में 2 मिनट में यही याद करवाऊंगा। संज्ञा रटनी पड़ी क्या? सीधी सी बात है, कुछ नाम व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनली होते हैं, एक विशेष के होते हैं, वो व्यक्तिवाचक आ गए। कुछ समूह का बोध करवाएंगे, वो जातिवाचक आ गए। कुछ ऐसे हैं जो मन के भाव हैं या गुण दशा है, जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक में आ गए। बस उसी प्रकार ये 6 याद करवा दूंगा। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। विसंज्ञा है, नाम से काम चल रहा है ना, तो सर्वनाम क्यों आया? एक तो मैं खुद भूप सिंह पूनिया हूँ और मैं ही कहूँ भूप सिंह पूनिया आपको पढ़ा रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो मुझे कह देना चाहिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सुगमता रहती है, स्पष्टता रहती है। मैं खुद भूप सिंह पूनिया हूँ और यही शब्द मैं बोल लूँगा तो भ्रम सा होगा, कोई और भी हो सकता है ना, तो मुझे मैं कह देना चाहिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो स्पष्टता आ जाती है। एक सुगमता भी रहती है। कैसे? सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ मेरा मित्र है, सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ दिल्ली रहता है, सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ कल मेरे घर आएगा, सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ यहाँ भाषण देगा, सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ परसों लौट कर चला जाएगा। अब दिक्कत आ रही थी ना। अब इसकी जगह आप एक बार बोलो, सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ मेरा मित्र है, वह दिल्ली रहता है, कल वह मेरे घर आएगा, कल वह भाषण देगा और परसों वह लौट कर चला जाएगा। तो वह कौन? सत्यनारायण कुलश्रेष्ठ। तो इतना लंबा ना बोलना पड़े तो सुगमता होती है। एक बार नाम बोल दीजिए, फिर नाम की जगह सर्वनाम ले आइए, तो सुगमता आ जाती है। दूसरा कारण ये है सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है। एक भ्रम दूर करने के लिए भी दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। जैसे यहाँ लड़के बैठे हैं और आगे आगे पवन बैठा है, मैं पवन को पूछूं कि खड़ा हो, अच्छा एक बात बता, कल पवन के पापा बस स्टैंड पर क्या कर रहे थे? तो वो कहेगा पवन के पापा, एक तो पवन मैं खुद ही हूँ। तो फिर मुझे यूँ नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए पवन खड़ा हो, कल तुम्हारे पापा बस स्टैंड पर क्या कर रहे थे? तो तुम्हारे, तो उससे वो भ्रम दूर हो जाता है। वरना वो सोचेगा पवन तो मैं खुद ही हूँ, कौन से पवन की बात कर रहे हो, है ना। तो मुझे मेरे सामने ही खड़ा है, तो पवन ने कहकर मुझे यूँ कहना चाहिए तुम्हारे पापा। ठीक है, तो इसलिए सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है। अब इन 6 भेदों को याद कराता हूँ। देखें, पुरुषवाचक, यहीं से देखो, मैं अपना नाम लेता हूँ भूप सिंह पूनिया, आपको पढ़ा रहा है, और दिनेश मुझसे पढ़ रहा है, और पंकज नहीं पढ़ रहा, पंकज चला गया, पंकज चला गया। अब इसकी जगह तो मैं रख दूंगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिनेश पढ़ रहा है यानी तुम पढ़ रहे हो, और पंकज चला गया यानी वह चला गया। तो ये 3 पुरुष हो गए, मैं, तुम और वह। पुरुष 3 होते हैं, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी, हिंदी में भी। पुरुष का मतलब एक तो मैं वक्ता, एक तुम श्रोता, एक बच गए वो अन्य। तो वक्ता, श्रोता और अन्य 3 पुरुष होते हैं। इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और संस्कृत में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पुरुष 3 होते हैं, यानी बोलने वाला, सुनने वाला और बच गए वो, यानी वक्ता, श्रोता और अन्य, यानी मैं, तुम और वह। तो 3 पुरुष हो गए। ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये अन्य पुरुष है। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष।
अब निश्चयवाचक सर्वनाम याद करवाता हूँ। जो सर्वनाम निश्चितता श्योरिटी बताते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं। जैसे वह गाय है, वह मौन है कि यार वो सफ़ेद सफ़ेद सा क्या है, गाय है कि बैल है, तो वह गाय है कि वो कौन रमेश है कि सुरेश है कि वह सुरेश है। तो निश्चितता वह पंखा है, यह मेज है, वह पुस्तक है, तो निश्चितता बताते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं। सीधी सी बात है। यह और वह, दूर के लिए वह आ जाएगा, पास के लिए नज़दीक के लिए यह आ जाएगा। तो निश्चयवाचक में यह और वह दो होते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, वह एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। कैसे पहचानेंगे कि ये वह पुरुषवाचक है और ये वह निश्चयवाचक है? तो रंग कर देते हैं, इसको काले में लिख देंगे, इसको हरे में लिख देंगे। काले में लिखा है वो पुरुषवाचक है, हरे में लिखा है वो निश्चयवाचक है। हैं? नहीं, जरूरत नहीं है दो रंगों की, हम एक रंग में ही पहचानेंगे। अभी इसको नहीं बताने वाला क्योंकि एक बार वह और आएगा, तीन वह इकट्ठे हो जाएंगे, तब तीनों में अंतर करना सिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, कहीं आगे यूँ मत कर देना वीडियो को, बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाएंगे। अब मैं आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताता हूँ, तो इसको याद कैसे कराता हूँ देखिए आप। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द कितनी है, संज्ञा पद कितनी है? दो। एक तो दरवाज़ा, नाम ही ना, जिसको खोल कर अंदर आते हैं कमरे में, तो उसका नाम ही तो है दरवाज़ा, तो ये संज्ञा पद है। ठीक है। एक और संज्ञा क्या है? ये रहा रमेश, लड़के का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। अब मैंने एक बच्चे से पूछा कि मैं रमेश को हटाकर कोई दूसरा शब्द रखूँगा वो क्या होगा? तो वो बच्चा कहता है मुझे क्या पता क्या होगा, आप रखोगे, आपको ही पता। फिर मैंने याद करवाया कि मैं संज्ञा हटा रहा हूँ, उसकी जगह लिख रहा हूँ, तो सर्वनाम होगा ना। संज्ञा की जगह सर्वनामी आता है, नाम की जगह सर्वनामी आएगा। पंखा चल रहा है, यह चल रहा है, पंखा बंद है, यह बंद है, तो यह पंखे की जगह तो आ रहा है ना, तो पंखा नाम है, यह सर्वनाम है। अब रमेश की जगह कुछ भी रखूँगा सर्वनाम होगा। कौन सा होगा वो देख लेंगे, शक्ल देख लेंगे। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक कौन है ना। अब दोबारा देखें, अगर मैं यहाँ लिख दूँ पंकज खड़ा है या दरवाजे पर पंकज आया है, तो पंकज नाम है, इसकी जगह कुछ भी रखूँगा वो सर्वनाम होगा। कौन सा होगा वो लिखेंगे, तो शक्ल देखकर पहचान लेंगे। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई अनिश्चयवाचक, समझ गए आप। एक और देखें, बस्ते में आम रखे हैं। अब इसमें एक तो बस्ता संज्ञा शब्द है, एक आम। अब आम की जगह मैं कुछ रखूँगा तो सर्वनाम होगा। कौन सा देख लेंगे, शक्ल देख लेंगे। बस्ते में कुछ रखा है, कुछ, तो ये अनिश्चयवाचक है, तो कोई कुछ, ये अनिश्चयवाचक होते हैं। अब अगर मैं आम की जगह रखूँ क्या, बस्ते में क्या रखे हैं, तो यहाँ क्या क्या है? प्रश्नवाचक है, तो कौन क्या, ये प्रश्नवाचक हो गई। तो आपने कितने सीख लिए? पुरुषवाचक मैं तुम वह, निश्चयवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, प्रश्नवाचक कौन क्या। अब ये दो ही रह गए, इन दोनों को और समझाता हूँ। इधर देखो, रमेश पढ़ेगा, रमेश पास होगा, यही तो होता है ना। यूँ थोड़ी होता है रमेश पढ़ेगा सुरेश पास होगा। चलो, अब ये नाम है, इसकी जगह मैं रखूँगा तो सर्वनाम होगा। तो देखो कौन सा होगा? जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो ये जो सो ये संबंध दिखा रहा है। जो पढ़ रहा है पास वही होगा जो पढ़ रहा है, पास होने वाले का संबंध पढ़ने वाले से है, तो जो सो ये संबंधवाचक है, जो सो। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी ये संबंधवाचक है, समझ गए। रमेश की लाठी, रमेश की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो रमेश की जगह जिसकी आ गया ना, तो
तो ये संबंधवाचक है। समझ गए? अब एक आखिरी याद कर ले, निजवाचक। निज मतलब खुद के लिए। अपने कहते ना तू बीच में मत पड़, ये मेरा निजी मामला है, निज का, खुद का। तो देखो, यह काम मैं कर लूँगा, कि तुम जाओ, ये काम मैं कर लूँगा। अब यहाँ मैं एक से दो रख देता हूँ, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। तो ये किसके लिए है? ये इसके खुद के लिए आया है, तो ये निजवाचक है, स्वयं। इसको आप यूं भी कह सकते हो, अपने आप है ना, अपने आप है। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, खुद के लिए आता है ये। तुम स्वयं चले जाओ, तो वो स्वयं तुम के लिए आया था। मैं स्वयं कर लूँगा, तो मैं स्वयं, स्वयं मेरे लिए ही आया है। रमेश खुद कर लेगा, रमेश स्वयं कर लेगा, तो स्वयं रमेश के लिए आया है, तो खुद के लिए, निज के लिए, है ना। तो ये निजवाचक है। उर्दू में बोलें तो खुद आ जाता है उर्दू में। तो ये 6 याद हो गए, चुटकी में हो गए होंगे। अब एक प्रश्न उत्तर बताएं उसका। अब इसमें देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ देखें, वह लड़का शरारती है, कोई तो उस लड़के को समझाओ, उसकी गाय बिक गई, वह गाय दूध नहीं देती। अब बताइए, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से वाक्य में है? एक बार और पढ़ लीजिए, वीडियो रोक लें, एक बार सोच लें। इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशन में आते हैं। तो यहाँ परिभाषाओं में रटी हुई चीज़ें काम नहीं आती, इसलिए मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि मैं बच्चों को परिभाषाओं से बाहर निकाल कर समझाऊँ। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो अपने छोटे भाई बहनों को, दूसरों को जो पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कंपटीशन की तैयारी करें, सभी को शेयर करो। शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका कुछ फ़ायदा होगा और आपको थैंक्स बोलेंगे। चलिए, अब मैं आपको करवाता हूँ विशेषण। विशेषण अभी थोड़ा सा बता चुका हूँ संज्ञा के साथ। विशेषण विशेषता दिखाने वाले शब्दों को बोलते हैं, और विशेषता किसी न किसी चीज़ की दिखाई जाएगी और चीज़ का नाम जरूर होगा, तो विशेषण के आगे संज्ञा जरूर आएगी। विशेषण के साथ संज्ञा आती है। मीठा आम, ईमानदार आदमी, बेईमान औरत, मोटा आदमी, काला आदमी, अच्छा लड़का, ईमानदार लड़का, मीठे फल, सुंदर फूल, ये सारे जो शब्द हैं वो विशेषण हैं। अब विशेषण के भेद याद करा देता हूँ। 4 विशेषण होते हैं, और चारों के चारों अभी याद करवाऊंगा, इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। देखें चारों, ये 4 भेद हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण बताए जाते हैं, जैसे भला आदमी। संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है, दूसरा आदमी। परिमाण में मात्रा बताई जाती है। यहाँ मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ, एक रूपता लाने के लिए मैंने आदमी शब्द रख दिया। एक बार इसी से समझे, बाद में थोड़ा और बताऊंगा। कुछ आदमी, वह आदमी। तो देखो, भला आदमी, दूसरा आदमी, कुछ आदमी, वह आदमी, ये जो शब्द हैं ये आदमी यानी संज्ञा से पहले आए हैं, तो ये विशेषण हैं। इसकी विशेषता बता रही हैं, इसी के संबंध में आ रहे हैं, इसी के बारे में विधान कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे विशेषण हैं। अब मैं आपको बताऊं, मूल रूप से जो विशेषता दिखाई जाती है, जो विशेषण होता है वास्तविक, वो तो यही होता है, एक ही, गुणवाचक। अब आप पूछेंगे ये विशेषण नहीं है क्या? है, लेकिन ये मूल रूप से विशेषता नहीं बता रहे। ये उस शब्द को विशेष बनाते हैं, उसकी विशेषता नहीं दिखाते, उसको विशेष बनाते हैं। अब विशेष बनाते हैं, इसलिए इनको विशेषण में काउंट कर लिया। कैसे बनाते हैं? पिछले वीडियो में भी मैंने छोटी सी कहानी बताई थी, वही कहानी आपको बता देता हूँ। अपने बच्चे लोग होते हैं गांव में, फौजी लोग आए होते हैं, और अपने किसी दीवार पर बैठ करके उनकी परेड देख रहे होते हैं, ग्राउंड में वो परेड कर रहे होते हैं। तो कोई बच्चा पूछे कि कल तू कह रहा था ना एक फौजी का पाँव नाली में फिसल गया, कौन से का फिसला था? तो वो कैसे बताए? गुणों से, भले फौजी का, अच्छे फौजी का, ईमानदार फौजी का, भले फौजी का पैर, है ना। तो हमें क्या पता दूर से ईमानदार, फौजी सारे ईमानदार होते हैं। चलो, फिर वो क्या करेगा, जैसे परेड में लाइन लगी हुई है, तो फिर वो यूँ बताएगा दूसरा फौजी, आगे से या पीछे से।
तो वो स्पेशल उसी की बात कर रहा है जो नाली में जिसका पैर फिसला है, तो वो कहेगा आगे से 5वां या पीछे से 5वां, तो दूसरा फौजी, है ना। तो जो दूसरा शब्द है वो उस फौजी की विशेषता तो नहीं है, पर वो उसको विशेष बना जरूर है कि वही उसी का पैर फिसला था। तो दूसरा फौजी कहते ही उसकी ओर स्पेशल बात हो गई, स्पेशल उसी की बात हो गई, और स्पेशल कोई विशेष बोलते हैं, है ना। तो वो दूसरा शब्द उसको स्पेशल बना रहा है, विशेष बना रहा है, इसलिए दूसरा विशेषण का काम कर जाता है। अगर दूसरा गिर गया यूँ बोलेंगे तो उसको सुन गया तो मरेगा ना। तो एक तरीका और है, इशारा करके संकेत करके कि वह फौजी उसका पैर फिसल गया था, वह, इशारा करके संकेत, तो संकेतवाचक वह आदमी या वह फौजी, तो ये भी इशारा करके इसको विशेष बना रहे हैं, वह, तो किसी और की बात नहीं कर रहा। इतने हैं, उनमें से स्पेशल उसी की बात हो रही है, वह संकेत से उसको विशेष बनाया जा रहा है, और विशेष स्पेशल उसी की बात हो रही है, स्पेशल कोई विशेषण कहते हैं, समझ गए। कुछ आदमी ईमानदार होते हैं यानी बाकी नहीं होते होंगे, या कुछ आदमी बेईमान होते हैं बाकी नहीं होते होंगे। तो ये देखो दूसरा कुछ वह, ये शब्द इस शब्द को विशेष बना देते हैं, इसकी खुद की विशेषता नहीं है आदमी की। आदमी की विशेषता दूसरा क्या होगी, आदमी की विशेषता कुछ क्या होगी, आदमी की विशेषता वह क्या होगी, तो ये विशेषता बताती ही नहीं है। आदमी की विशेषता तो ये हो सकती है भला आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, लंबा आदमी, मोटा आदमी, पतला आदमी, गोरा आदमी, काला आदमी, ये विशेषताएं होती है। दूसरा वह, ये कोई विशेषता होती है, लेकिन ये शब्द क्या करते हैं, उसको विशेष बना देते हैं, इसलिए इनको विशेषण में गिन लेते हैं, ठीक है। अब जो गलती हुई थी वो देखो, यहाँ संख्या, ये संख्यावाचक है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चय संख्या, निश्चय, और एक अनिश्चय। तो देखो दूसरा आदमी ये निश्चित संख्या है, ठीक है, और मैं लिख दूं कुछ आदमी, तो ये अनिश्चय, तो ये अनिश्चय में आना था। मैंने तो आदमी आदमी की एक रूपता दिखाने के लिए इसमें लिख दिया। यहाँ और कोई शब्द रखो जिसको माप सकते हैं, परिमाण हुआ मापना, परिमाण होता है मापना, तो यहाँ दूध लिख दो, कुछ दूध। अब मैं कहूँ कुछ दूध फट गया, यानी जो फटा है स्पेशल उसी की तो बात कर रहे हैं, और स्पेशल को ही क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। कुछ दूध फट गया यानी बाकी सेफ है, सुरक्षित है, नहीं फटा, तो जो फट गया उसी की बात है ना। तो कुछ ये क्या कर रहा है, इसको विशेष बना रहे हैं। दूध की विशेषता कुछ नहीं होता, दूध की विशेषता होती है सफ़ेद दूध, पीला दूध, मीठा दूध, फीका दूध, ये होती है विशेषता, कुछ विशेषता नहीं होती। लेकिन ये इसको विशेष बना रहा है, कुछ दूध फट गया यानी बाकी सेफ है। तो ये भी परिमाण भी दो होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। तो निश्चय में होता है 5 लीटर दूध फट गया, निश्चय 5 लीटर दूध या 2 लीटर दूध फट गया, और अनिश्चय परिमाण, अनिश्चय यानी कुछ दूध फट गया। तो संख्या भी दो होती है, निश्चय अनिश्चय, दूसरा चौथा पांचवा निश्चय, कुछ थोड़ा ज़्यादा अनिश्चय, और परिमाण भी 2 लीटर 5 लीटर 7 लीटर ये निश्चित परिमाण है, और कुछ थोड़ा ज़्यादा ये अनिश्चित परिमाण है। तो दो प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। परिमाण भी होते हैं जिनको मापा जाता है, तो दूध, पानी, तेल, ये, ठीक है। अब आगे बात संकेतवाचक विशेषण, इशारा करके वह, ये 4 भेद हैं, याद हो गए। अब जिसमें वह की बात कर रहा था वो आ गया, ये मूल रूप से सर्वनाम है, मूल रूप से, लेकिन यहां विशेषण का काम कर गया, तो इसको कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब ये कोई नया नाम नहीं हो गया, इसी का दूसरा नाम है। अब वो तीनों वह की समस्या हल करता हूँ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखना बंद मत करें। इन 4 वाक्यों को पढ़ें। वह शरारत करता है, वह आ गया। वह गाय है, वह आ गया। वह लड़का पढ़ता नहीं है, वह आ गया। वह गाय सींग मारती है, वह आ गया। अब कैसे पहचाने कि कौन सा वह क्या काम करता है? एक तो वह आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। दूसरा वह आता है निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। और तीसरा वह आता है विशेषण में,
और तीसरा वह आता है विशेषण में। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक, यानी संकेतवाचक। अभी बताया था ना वह लड़का, संकेतवाचक विशेषण। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और विशेषण। तो अब इनमें छांटते हैं। वह शरारत करता है, यहाँ पुरुष नहीं आया। अगर मैं लिखूं लड़का या रमेश या सुरेश, ये नाम है, तो नाम की जगह आ गया वह शरारत करता है। लड़का शरारत करता है, रमेश शरारत करता है, पंकज शरारत करता है। तो रमेश, लड़का, पंकज, इनको हटाकर लिख दिया वह। तो ये पुरुष नहीं आए, ये पुरुष का काम कर रहा है, तो ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखो वह गाय है, ये निश्चितता बता रहे हैं, श्योरिटी। वह गाय है, तो ये निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक। वह लड़का पढ़ता नहीं है, तो वह लड़का, ये वह पुरुष तो नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष तो आ गया ना, खुद आया है, तो फिर ये विशेषण का काम कर रहा है। वह लड़का पढ़ता नहीं है, यानी बाकी सारे पढ़ते हैं, तो जो नहीं पढ़ रहा उसी की ओर संकेत हो गया ना, स्पेशल उसी की बात हो गई जो नहीं पढ़ रहा। तो ये है विशेषण, संकेतवाचक। ठीक है ना, ये विशेषण है, ये निश्चयवाचक है और ये पुरुषवाचक है। तीनों बता दिए मैंने, एक बार तीनों को दोबारा देखें। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और विशेषण, तीन रूप में आता है। तो पुरुषवाचक आएगा ना, तो आप इतना सा याद रखें, पुरुष नहीं आएगा, वो खुद पुरुष का काम करेगा। जैसे गाय चरती है, गाय को हटाओ, वह चरती है, तो ये पुरुष का काम कर रहा है। मोहन हंसता है, मोहन को हटाओ, वह हंसता है, तो पुरुष नहीं आएगा, तब वह आएगा, तो वो वह पुरुषवाचक होगा, पुरुष की जगह आएगा पुरुषवाचक। पंखा चलता है, पंखे को हटाओ, वह चलता है, पुरुषवाचक। दूसरा निश्चयवाचक, वह भी आ गया, साथ में पुरुष आ गया, तो वो निश्चयवाचक बन जाता है। वह रमेश है, वह गाय है, वह पंखा है, तो वो निश्चितता बता रहा है। और पुरुष साथ में आ गया और आगे कुछ और विधान कर दे, तो वो विशेषण बन जाता है। यहां समझे, गाय चरती है, यहां कोई भी सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। अब यहां हटाओ इसको, वह चरती है। अब पुरुष नहीं आया ना, तो ये पुरुष का काम कर रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, इसको ध्यान में बिठाओ। अब दोबारा सुनो, वह गाय है, वह गाय है, तो यहां पुरुष साथ में आ गया, पुरुष साथ में आ गया, तो ये पुरुषवाचक नहीं है, पुरुष तो आ गया, तो फिर ये क्या बन गया? निश्चयवाचक है, क्योंकि पुरुष साथ आ गया, तो ये पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक है। ठीक है। अब वह भी आ जाए और पुरुष भी आ जाए और आगे कुछ ना कुछ विधान कर दे, वह गाय दूध देती है, अब आगे कुछ विधान कर दिया, तो ये अब विशेषता बता रहा है, वह गाय दूध देती है, यानी बाकी नहीं देती होगी, टल गई होगी, वो आगे विधान कर देते हैं, फिर वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण का काम कर देता है। वह गाय सींग मारती है, वह गाय सींग मारती है, यानी बाकी नहीं मारती होगी, बाकी सीधी सरल होंगी बेचारी, एक ही होगी मारने वाली, तो वह गाय सींग मारती है, स्पेशल उसी की बात हो रही है, स्पेशल कोई विशेषण कहते हैं, तो ये विशेषण का काम कर गया। समझ में आई क्या? दोबारा रिपीट करूं, पुरुष नहीं आएगा तो वह पुरुष का काम करेगा, पुरुष साथ में आ गया तो वह निश्चय का काम करेगा, पुरुष साथ भी आ गया, आगे कुछ और बात जोड़ दी, तो ये विशेषण का काम करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब एक प्रश्न विशेषण का देखें, जवाब दें। इस प्रश्न को देखो, विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? ठीक है, 3 में विशेषण का प्रयोग हुआ है, 1 में नहीं हुआ, वो छांटना है। तो देखें इनको, कुछ आम खराब हो गए, इसमें विशेषण आया है क्या? तुम्हारी जेब में कुछ है अवश्य, मुझे कुछ और मिठाई चाहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दिमाग लगाओ, वीडियो को रोको और इसका उत्तर देखो। एक बार इस वाक्य को देखिए, वह बहुत सुंदर फूल है, तो ये सुंदर फूल, तो ये सुंदर क्या है? विशेषण है। विशेषण की भी और विशेषता बता देते हैं, बहुत सुंदर, तो और विशेषण बता देते हैं ना, तो इसको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। तो चलिए लास्ट में क्रिया बच गई, उसको और देखिए।
क्रिया में देखो, जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, क्रियापद कहते हैं। और क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में आती है और क्रिया का जो मूल रूप है उसमें ना लगा रहता है, खाना पीना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये ठीक। अब बात आती है, क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। देखो, क्रिया जो कर्ता कर रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। तो कर्ता कोई काम करता है तो उसका फल किसी पर पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। अगर कर्ता कोई काम कर रहा है उसका फल किसी पर पड़ रहा है तो वो कर्म होता है, ठीक है। तो वो क्रिया कर्म के साथ आती है तो उसको बोलते हैं सहकर्म। कर्म सहकर्म, कर्म के साथ। जैसे परिवार सहपरिवार, तो परिवार के साथ, है ना। तो सहकर्म, कर्म के साथ, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म होता है। और कई बार कर्ता क्रिया कर देता है और क्रिया का फल किसी पर नहीं पड़ता तो उसमें कर्म होता ही नहीं, तो वो होता है अकर्म, अकर्म क्रिया। अकर्म, कर्म रहित, कर्म नहीं होता उसमें। कैसे? दो वाक्य देखें, मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ। दूसरा वाक्य देखें, मैं पढ़ता हूँ। अब इन दोनों में देखो, यहाँ मैं काम कर रहा हूँ हंसने का, हंस रहा हूँ, मैं हंसता हूँ, तो इसमें दूसरी चीज़ क्या प्रभावित हुई? यानी हंसने का फल किस पर पड़ा? किसी पर नहीं पड़ा, काम हो गया, क्रिया हो गई। मैं हंसता हूँ, मैं करता, हंसना क्रिया, बस। मैं पढ़ता हूँ, इसका फल पड़ सकता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पत्र पढ़ता हूँ, मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं निबंध पढ़ता हूँ, यहाँ कुछ आ सकता है पढ़ना से पहले, यहाँ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। दोबारा देख लें, मोहन रोता है, यहाँ लिख दूँ मोहन खाता है। अब इन दोनों से रोना और खाना दोनों क्रिया ही है। यहाँ कोई चीज़ आ सकती है क्या? किस में आ सकती है? यहाँ कोई चीज़ आ सकती है क्या? मोहन खाता है, खाने का फल किसी पे पड़ सकता है क्या? हाँ, मोहन फल खाता है, मोहन रोटी खाता है, मोहन खीर खाता है, मोहन केला खाता है, मोहन आम खाता है, यहाँ आ जाएगा। मोहन रोता है, यहाँ थोड़ी आएगा, कोई चीज़ थोड़ी है उसका फल पड़ जाएगा। अब कोई बच्चा अपने दिमाग लगाएगा कि यहाँ आ जाएगा, जोर से रोता है, और तो वो तो रोने की विशेषता बता रहा है, धीरे रोता है, जोर से रोता है, रुक रुक रोता है, तो रोने की विशेषता बता रहा है। कोई चीज़ आई क्या? चीज़ जिस पर फल पड़ रहा हो। तीसरी चीज़ आई क्या? तीसरी चीज़ तो नहीं है ना। आपने तो इसी को जोर से, धीरे, तेज रोता है, इसी को कर रहे हो ना। कोई अलग चीज़ आई क्या? यहाँ तो अलग चीज़ आ गई, मोहन आम खाता है, अलग चीज़ आनी चाहिए ना। तो कुछ क्रियाएं सकर्मक होती है जिनमें कर्म आ सकता है, कुछ अकर्मक होती है जिसमें कर्म नहीं आता। मैं कुछ क्रियाएं बोल के दिखाता हूँ और आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, क्योंकि कर्म है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे कर्म आएगा। हर एक क्रिया के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के सोचना। आज आपको अकर्मक और सकर्मक हल करवाता हूँ। देखो, खाना कुछ आएगा आगे, हाँ, आम खाना, रोटी खाना, केला खाना, है ना, तो सकर्मक है। पीना कुछ आएगा, जूस पीना, दूध पीना, शरबत पीना, पानी पीना, आएगा ना, तो सकर्मक है। अब देखो चलना, तो चलना में तीसरी चीज़ तो नहीं आ रही ना, तो अकर्मक है। फेंकना, कुछ तो फेंकूंगा, सकर्मक है। लिखना, कुछ तो लिखूंगा, पत्र लिखना, निबंध लिखना। देखना, कुछ तो देखूंगा, फूल देखना, पेड़ देखना, गड्ढ देखना, पर्वत देखना। सोचना, कुछ तो सोचूंगा, कोई उपाय सोचा, है ना। सोना अब नहीं आएगा, बैठना अब नहीं आएगा, उठना अब नहीं आएगा। तो उठना, बैठना, सोना, लेटना, चलना, फिरना, ये अकर्मक है, इनके साथ कर्म नहीं आता। मैं लिख कर बताता हूँ, उनमें थोड़ा और चिंतन मनन करिए। ये अकर्मक क्रियाएं हैं और ये सकर्मक क्रियाएं हैं। आपको अंतर देखते ही पता चल जाएगा और सीख भी जाओगे कि अकर्मक कौन सी है, सकर्मक कौन सी है। ये वो क्रियाएं हैं जो कर्ता कर भी देगा तो तीसरी चीज़ सामने नहीं आएगी, तीसरी चीज़ प्रभावित नहीं होगी। जैसे हंसना, आप तो इसका प्रयोग करें,
सकर्मक है तो कर्म आएगा, कोई ना कोई कर्म आएगा। कर्म देखने की कोशिश करना, अकर्मक में कर्म आएगा ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसमें आएगा। तो देखो आप, हंसना कुछ नहीं आ रहा, रोना, चलना, दौड़ना, भागना, जागना, सोना, उठना, बैठना, लेटना, ये सारी अकर्मक है। अब यहाँ सोच के देखो, लेना कुछ तो लेगा ना, खाना कुछ तो खाएगा ना, देना कुछ तो देगा ना, पीना कुछ तो पिएगा ना, काटना कुछ तो काटेगा ना, तोड़ना कुछ तो तोड़ेगा ना, लिखना कुछ तो लिखेगा ना, देखना कुछ तो देखेगा ना, पढ़ना कुछ तो पढ़ेगा ना, सोचना कुछ तो सोचेगा ना, खींचना कुछ तो खींचेगा, पकड़ना कुछ तो पकड़ेगा, निकालना कुछ तो निकालेगा। मैं कुएं से पानी निकालता हूँ, तो निकालने का फल किस पर पड़ा, प्रभाव किस पर रहा, पानी पर। पकड़ना, मैं बिल्ली पकड़ता हूँ, मैं कुत्ता पकड़ता हूँ, मैं तोता पकड़ता हूँ, मैं एक उपाय सोचता हूँ, मैं पेड़ देखता हूँ, मैं निबंध पढ़ता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं नारियल तोड़ता हूँ, मैं कपड़ा काटता हूँ, मैं पैसे देता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं केला खाता हूँ, मैं पुस्तक लेता हूँ। तो इसमें कुछ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। मैं हंसता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चल, हाँ इन्हीं से और सकर्मक बन जाती है। जैसे हंसना से हो गया हंसाना, हंसाना। अब आएगा, मैं बच्चे को हंसाता हूँ। देखो यहाँ सीखने को मौका मिलेगा। मैं हंसता हूँ तो मैं करता हंसने का काम हो रहा है, तीसरी चीज़ आई नहीं रही। मैं बच्चे को हंसाता हूँ, को कर्ता ने कर्म, को कर्म आ गया ना, कर्म आते ही तो सकर्मक हो गया। मैं बच्चे को हंसाता हूँ, तो हंसना अकर्मक है, हंसाना में कोई आएगा तो ये सकर्मक बन गई। रोना, बच्चा रोता है तो बच्चा करता है, रोना क्रिया है, बस तीसरी चीज आई नहीं। मैं बच्चे को रुलाता हूँ। अब देखो, मैं रोता हूँ तो मैं रोता हूँ, मैं करता हूँ, और रोना क्रिया है, कर्म तो आया ही नहीं। मैं बच्चे को रुलाता हूँ तो बच्चे को, कर्ता ने कर्म, को कर्म आ रहा है ना, बच्चे को रुलाता हूँ तो रोना तो अकर्मक है, रुलाना, रुलाना। अब आप दिमाग लगाइए, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, बच्चे को रुलाता हूँ तो ये सकर्मक बन जाती है। चलना, मैं चलता हूँ तो अकर्मक है, कर्म आ ही नहीं रहा। मैं चलाता हूँ तो दिमाग लगाओ, कुछ आएगा ना। मैं चलाता हूँ, मैं बच्चे को चलाता हूँ, ऐसे अंगुली पकड़ के छोटे बच्चे को चलाते हैं ना, मैं बच्चे को चलाता हूँ तो चलना तो अकर्मक है, चलाना ये सकर्मक है। मैं चलता हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ तो फिर चलाना, चलाना सकर्मक है, चलना अकर्मक है। दौड़ना, मैं दौड़ता हूँ, मैं घोड़े को दौड़ाता हूँ तो दौड़ना अलग है, दौड़ाना, दौड़ाना में कोई चीज़ आएगी, ठीक है। भागना, मैं भागता हूँ तो तीसरी चीज़ तो नहीं आई बीच में। मैं भगाता हूँ तो भगाना, ये सकर्मक हो जाएगी, भगाना, भयगाना। जागना, जगाना। अब मुझे लग रहा है आपके समझ में आ गई होगी, एक बार और दिमाग लगाइए। जागना और जगाना किसके आगे ये आ सकता है, जागना और जगाना। जगाना में तो कोई चीज़ आएगी, माँ बच्चे को जगाती है, जगाना, जगाना। और जागना, माँ जागती है, तो बीच में तो कुछ नहीं आया ना, ऑप्शन, ऑब्जेक्ट, ऑप्शन कुछ नहीं आया, तो जागना तो है अकर्मक और जगाना इसमें कोई आएगा, ये सकर्मक है। इसी प्रकार सोना, माँ सो गई, बच्चा सो गया तो ये अकर्मक है। माँ बच्चे को सुलाती है, सुलाना, सुलाना, सुलाना में कोई आएगा, ऑप्शन आएगा तो वो सकर्मक बन जाएगी, इसमें नहीं आएगा। उठना, मैं उठ गया तो ऑब्जेक्ट तो नहीं आया, मैंने बच्चे को उठाया तो उठाना। मैं थैले को उठाता हूँ, मैं बोरी को उठाता हूँ तो उठाना, इसमें कर्म आ जाएगा, उठना में नहीं आएगा। मैं उठता हूँ, मैं उठाता हूँ, किस में ये आ सकता है, मैं उठता हूँ, मैं उठाता हूँ तो उठाता में आ गया, कर्म आएगा। तो इस प्रकार आप देखा करें, समझ आई बात। अब क्रिया के कुछ रूप हैं, क्रिया के भेद तो दो ही हैं, अकर्मक और सकर्मक, कुछ रूप है वो देखिए। अब इन वाक्यों को देखो, राम हंसता है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है। राम खीर खाता है
तो ये सकर्मक क्रिया है। हंसना और खाना, हंसना आकर्मक, खाना सकर्मक। अब देखो, राम मोहन को खीर देता है, देना सकर्मक है। क्या देता है? खीर। तो ये कर्म आ गया ना, राम देता है, राम मोहन को देता है, तो मोहन दूसरा कर्म आ गया ना, कर्ता ने कर्म को, मोहन को, तो दो कर्म आ गए। तो इसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। आप यूं मत सोचना कि द्विकर्मक एक और भेद हो गया, भेद नहीं है, क्रिया के दो ही भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक है। द्विकर्मक तो शब्द हमने एक कर लिया, ये बताना चाहते हैं कि इस वाक्य में दो कर्म आ गए, इस क्रिया के साथ दो कर्म आ गए, तो ये क्रिया द्विकर्मक हो गई, यूं कह रहे हैं। द्विकर्मक भेद मत मानो, यूं मानो कि ये एक लंबे से वाक्यांश को छोटा किया है, ठीक है ना। जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं तो उसके लिए अनपढ़ यूज कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि इस क्रिया के साथ दो कर्म आए हैं, इस क्रिया के साथ दो कर्म आए हैं, इतना लंबा ना बोलना पड़े तो हमने छोटा बोल दिया, द्विकर्मक है। समझ में आई बात है? ये अलग से कोई भेद नहीं है, दो ही होती है, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। राम खीर खाकर पढ़ता है, तो खीर खाकर ये क्रिया ये पहले हो गई, इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। समझ आई बात है? अब इसको देखो, राम खीर खाते खाते पढ़ता है, दो क्रियाएं साथ हो रही है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं एक साथ होती है। और संयुक्त क्रिया के भी कई रूप हैं, ये नीचे और देखो, राम खीर खाकर सो गया, तो सोना और जाना गया, तो दो एक साथ आ गई ना, ये भी संयुक्त क्रिया का रूप है। यहाँ और देखो एक बार, मुर्दा जी उठा, तो जीना और उठना, ये थोड़ा अलग अलग भाव वाली एक साथ आई है, तो इससे थोड़ी सी नयापन आ जाता है, तो रंजकता आ जाती है, तो इसको बोलते हैं रंजक क्रिया। कल भी मैंने थोड़ा बताया था, रंजक क्रिया में थोड़ा सा क्रिया के साथ कुछ शब्द जुड़कर निरालापन आ जाता है, थोड़ी रंजकता आ जाती है, थोड़ी सुंदरता आ जाती है, थोड़ी विशिष्टता आ जाती है। तो देखो, दो अलग अलग भावों को एक साथ यूज किया है, मुर्दा जी उठा, तो जीना और उठना अलग अलग प्रकार की है, लेकिन एक साथ प्रयोग कर दिया तो क्रिया में थोड़ी सी रंजकता आ गई। इस प्रकार के वाक्य कंपटीशनों में आते हैं। 4 वाक्य देगा, पूछेगा निम्नलिखित वाक्यों में से रंजक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो थोड़ा सा समझे इस चीज को। साहब को देखते ही वह उठ बैठा, तो उठना अलग है, बैठना अलग है, विपरीत वाली क्रियाओं को एक साथ लाकर दिखा दिया, तो रंजकता आ गई ना, उठ बैठा, जबकि उठना अलग है, बैठना अलग है, ये तो विलोम क्रिया ही है, तो भी एक साथ यूज हो गई, तो नयापन आया कि नहीं आया, रंजकता आई कि नहीं आई। तो इस प्रकार की रंजक क्रियाएं होती है। अब यहाँ देखो, राम मोहन से खीर मंगवाता है, खुद नहीं लाता, किसी से करवाता है, तो वहाँ होती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। समझ यही बात है, ये क्रिया के रूप हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुने, कुछ क्रियाएं ऐसी है जो खुद ही अकर्मक है और खुद ही सकर्मक है। उदाहरण देखें, यहाँ देखें, एक है काटना, ये जो क्रिया है वो दो रूपों में आ जाती है, खुद ही अकर्मक बन जाती है, खुद ही सकर्मक। यहाँ देखो, मेरी उंगली कट गई, तो ये अकर्मक क्रिया है। वह हरे पेड़ों को काटता है, तो ये है सकर्मक क्रिया। यहाँ देखने का अलग भाव है, और एग्जाम में 4 वाक्य दे और पूछे किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है या किस में सकर्मक का प्रयोग नहीं हुआ, इस प्रकार प्रश्न बनाकर 4 वाक्य देता है, तो वहाँ सोचना थोड़ा अलग परिस्थिति में बन जाता है, तो वहाँ दिक्कत आती है। यहाँ तो क्रम चल रहा है, समझा रहे हैं, तो थोड़ी सी व्यू दूसरा हो गया, थोड़ी सी लय दूसरी हो गई, तो यहाँ तो समझ में आ जाएगी बात है। तो देखिए इसको, मेरी उंगली कट गई, किसी को सकर्मक लग रहा है, तो आप बता सकते हैं सकर्मक कैसे है। मैं तो कहता हूँ अकर्मक है। कई बच्चे कहते हैं उंगली कर्म है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, उंगली तो कट गई ना, तो ये तो करता है। अब कईयों की करता ही समझ में नहीं आता। एक बार मैंने क्लास में पूछा कि राम की गाय 5 लीटर दूध देती है, करता कौन है, तो बोले राम। तो सिंपल तरीका देखें,
क्रिया क्या हुई है? दूध देना। किसने दिया? गाय ने। तो गाय है ना कर्ता। राम कहाँ से हो गया? कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। पंखा चलता है, पंखा करता है। गाय चरती है, गाय करता है। हवा आ रही है, हवा चल रही है, हवा करता है। ठीक है ना? तो उंगली तो करता है और ये कट गई, उंगली ही तो कट गई, तो ऑब्जेक्ट तो कुछ आया ही नहीं, तो ये अकर्मक है। वह हरे पेड़ों को काटता है, तो पेड़ों को, ये कर्म आ गया ना। वह करता है और पेड़ों को, ये कर्म है काटना, काटने का फल पेड़ों पर पड़ा है, तो ये सकर्मक है। अब एक ऐसी क्रिया है भरना, ये भी दोनों रूपों में आती है, अकर्मक और सकर्मक। यहाँ देखो, वर्षा से तालाब भरता है। भरता कौन है? तालाब। तो ये तो कर्ता रूप में है ना, कर्म कहाँ है? कर्म तो है ही नहीं। और वर्षा से, ये तो करण कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, विभक्तियां देख लिया करो आगे। तो तालाब भरता है, तो तालाब खुद ही तो भरता है ना, तो ये तो कर्ता रूप में है, भरना क्रिया है, तो कर्म तो आया ही नहीं ना, तो ये अकर्मक है। अब यहाँ देखो, सुशीला नल पर घड़ा भरती है। क्या भरती है? फल किस पर पड़ा? घड़ा पर, तो ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आई बात? अब क्रिया के संबंध में प्रश्न देखें, पढ़िए इस प्रश्न को। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सकर्मक क्रिया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हाथी के कान बड़े होते हैं, वह घोड़े को बहुत तेज दौड़ाता है, और दे है ए और से दोनों में, इसमें और इस दोनों में। तो यहाँ इसका उत्तर दीजिए। वीडियो को रोककर देखें, सोचें थोड़ा। आपके आगामी पेपरों के लिए, एग्जाम के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे दूसरे बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को, सबको शेयर करें। आपका कोई नुकसान नहीं होगा शेयर करने से, उसका भला होगा और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं रियली में मेहनत करता हूँ आपके लिए, कुछ आपको सिखा पाऊँ बस। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय भारत, जय हिंद। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।